टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही बताएंगे बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएसयू कंपनी को लेकर किन बात का जिक्र किया। साथ ही बात करेंगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की भी, जो यहाँ जो भारत है उसकी रैंक अब क्या आ चुकी है, और इसके साथ भी हर जगत से जुड़ी कुछ और खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। संसद के बजट सत्र में पीएम मोदी ने पीएसयू कंपनियों की तेजी का किया जिक्र। कहा सभी पीएसयू कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटल 17 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 10 साल पहले की तुलना में दोगुना है। प्रॉफिट में भी जोरदार इजाफा हुआ है। इसके अलावा साल 2014 के कुल 234 पीसीओ से आज बढ़कर 254 हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट भारत के 20 लाख से ज्यादा लोगों को एआई की देगा ट्रेनिंग। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने कहा कि भारत में भविष्य के कार्यबल को सशक्त बनाना माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिबद्धता। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की करेंगे घोषणा। रेपो रेट के स्थिर रहने की उम्मीद। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन। आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिरी में सेंसेक्स लाल निशान, जबकि निफ्टी हरे निशान के साथ हुआ बंद। तो जाना आज आपने आज की टॉप लाइन्स क्या कुछ खास तौर से कारोबार जगत की जब बात की जाती है, आज की टॉप लाइन्स आपने जानी। और सबसे पहले अगर बात की जाए, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में एलआईसी सहित अन्य सरकारी कंपनियों के यानी पीएसयू के शेयरों को खरीदने की सलाह देने के बाद से इनके शेयर आसमान छूते नजर आए। पिछले 6 माह में 56 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 23.7 लाख करोड़ रुपए की तेजी आई है। पीएसयू इंडेक्स का कुल बाजार मूल्य इस दौरान 66% बढ़कर 59.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक इन 6 महीनों में किसी भी कंपनी के शेयर ने घाटा नहीं दिया। सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा एसबीआई का शेयर भी 12% बढ़ गया है। एनबीसीसी सबसे अधिक 249% बढ़ा है। जिन निवेशकों ने 6 माह पहले मोदी के भाषण के आधार पर शेयर खरीदे होंगे, वे इस वक्त मालामाल होंगे। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद से निवेशकों ने सरकारी कंपनियों के शेयर्स की जमकर खरीद की थी। वहीं जिन अन्य शेयरों ने 6 माह में निवेशकों की रकम दोगुनी की है, उसमें इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक भी हैं। एक साल में 35 कंपनियां ऐसी रही हैं जिन्होंने दोगुना से ज्यादा मुनाफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद से 22 शेयर ऐसे रहे जो कि 100% से ज्यादा बढ़े हैं। भारी गिरावट में रहने वाला एलआईसी 2 साल में पहली बार 1000 रुपये और आईपीओ के भाव के ऊपर पहुंच गया। 100% से ज्यादा रिटर्न देने वालों में बीएचईएल, हुडको, एनएमडीसी, आईटीआई, एसजीवीएन, पीएफसी, कोचिन शिपयार्ड, एमएमटीसी, आरईसी मैंगलोर रिफाइनरी, आरवीएनएल, एनएलसी इंडिया, इकॉन न्यू इंडिया इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शामिल हैं। तो संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आंकड़ों के साथ निशाना साधा। उन्होंने सरकारी कंपनी यानी पीएसयू में आई तेजी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम करती है। पीएम मोदी ने साल 2014 में कुल 224 पीएसयू थे, इसका जिक्र किया, जो कि आज बढ़कर 254 हो चुके हैं। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234 आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयू की तरफ बढ़ रहा है। बीएसई पीएसयू इंडेक्स में बीते 1 वर्ष के दौरान लगभग 2 गुनी उछाल हुई है। 10 साल पहले यानी 2014, 4 से 14 के बीच की बात करता हूं, पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट
2.5 लाख करोड़ है। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। तो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कैसे जो पीएसयू का दबदबा है वो बढ़ता नजर आ रहा है और साथ ही साथ निवेशकों का विश्वास जो है वो भी पीएसयू पर सीधे तौर पर झलकता है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई रेपो रेट को लगातार छठी बार 6.5 पर अपरिवर्तित रख सकती है। अगर आरबीआई आगामी नीति में यथास्थिति बनाए रखता है तो रेपो दर 6.5% पर स्थिर रहने का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार 8 फरवरी 2023 को रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर रेपो रेट को 6.5% कर दिया था। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश करने के बाद आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की ये पहली बैठक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार के चलते से लगातार विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है। ऐसे में भारत यूरोपीय देशों के एक छोटे समूह से व्यापार सौदे को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गया है। इस सौदे के तहत ये यूरोपीय देश अगले 15 वर्षों के दौरान भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सौदे का मकसद देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी ईएफटीए ने व्यापार समझौतों में निवेश को लेकर वादा किया है। ईएफटीए में नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईएफटीए देशों से आने वाले निवेश से भारत में करीब 10 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। ये निवेश मौजूदा और नई मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं में किया जाएगा। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों की परियोजनाएं शामिल होंगी। ये व्यापार सौदा कुछ कृषि परियोजनाओं की बाजार पहुंच सुनिश्चित करेगा। साथ ही भारतीय पेशेवर ईएफटीए देशों में आसानी से आवागमन कर सकेंगे। और आइए अब नजर डालते हैं गिफ्ट निफ्टी पर भी। जी हाँ, क्या स्थिति जो है वो कारोबार की नजर आ रही है। खासतौर से अगर बात की जाए गिफ्ट निफ्टी की, आप देख सकते हैं 15.50 अंकों की तेजी, जिसके बाद 22,070 पर गिफ्ट निफ्टी जो है वो यहाँ हमें नजर आया। हरा निशान जो है वो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, हरे निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी आपने जाना। सेंसेक्स की अगर खासतौर से बात की जाए, तेजी की हम बात कर रहे थे और देखिए 166 अंकों की जो तेजी है वो शेयर मार्केट में नजर आई है। 72,318 पर सेंसेक्स की आज शुरुआत हुई है। जो उसकी ओपनिंग है वो आपने जाना किस तरीके से हरे निशान के साथ हुई, तेज़ी के साथ दर्ज की गई है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं खासतौर से निफ्टी 50 की भी, तो वो भी आप देख सकते हैं 55 अंकों की तेज़ी के बाद करीब 21,986 पर आज कारोबार जो है उसका नज़र आया। जब शुरुआती तौर पे अगर ख़ास तौर से देखा जाए तो एक तेज़ी जो है वो फ़िलहाल हमने देखी शुरुआती तौर पे हरे निशान के साथ जो कारोबार है होता गया। और इस दौरान जो टॉप 5 गेनर्स हैं वो कौन कौन से रहे, देखिए हम पीएसयू की बात कर रहे थे, खासतौर से एसबीआई की बात की जाए, ग्रासिम की बात की जाए, एचडीएफसी लाइफ की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्सिस बैंक, तो यहाँ एक जो तेज़ी है वो हमने देखी है। और उसमें ऊपर आपने देखा खासतौर से जो पीएसयू हैं जिसकी हम बात भी कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही जो टॉप लॉसर्स हैं वो कौन कौन से रहे हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। आप देख सकते हैं टेक्सचर की बात की जाए, पावर ग्रिड, इनकी, अदानी पोर्ट्स और टीसीएस, तो ये आज के टॉप लॉसर्स हैं। आप देख सकते हैं लाल निशान के साथ इसमें जो कारोबार है वो इनमें होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर से आज की अगर बात की जाए तो ये उतार चढ़ाव की स्थिति फ़िलहाल अब बाजार में बनते हुए नज़र आ रही है। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएंगे अगर बात की जाए और क्या कुछ खास है कारोबार जगत में, इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। अब आइए बात करते हैं आज के फोकस की।
देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में पीएम गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी नीति जो है काफ़ी असरदार रही है, जिसने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार के साथ ही लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया है। यही वजह है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत के स्थान में 2014 के मुकाबले 16 स्थान का सुधार दर्ज किया गया है। विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में एक तरफ भारत का दबदबा जहां लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं देश के विकास में गति प्रदान कर रहे अलग अलग क्षेत्रों में भी काफी सुधार होता नजर आता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में ये जानकारी दी कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 के अनुसार पिछले 10 वर्ष में भारत की रैंक में 16 स्थान का सुधार हुआ है। वर्तमान में भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। वर्ष 2018 में भारत की रैंक 44वें स्थान पर दर्ज की गई थी, जबकि 2014 में भारत 54वें स्थान पर था। इस सुधार में पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति काफी कारगर रही है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया है। व्यापार सुविधा के लिए राष्ट्रीय समिति यानी एनसीटीएफ ने बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन पर कार्य समूह के तहत 27 एक्शन पॉइंट्स की पहचान की है, जिससे आने वाले समय में कारोबार न सिर्फ सुगम होगा बल्कि इसमें अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से नया भारत और मजबूत होकर अपने आप को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ा रहा है। और खासतौर से इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ई श्रीनिवास जी। आप संयुक्त सचिव हैं ईपीआईआईटी में। बहुत बहुत स्वागत आपका ई श्रीनिवास जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जब लॉजिस्टिक्स की हम बात करते थे अब से पहले, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम नज़र आता था जो बेहद ही कमज़ोर होता था और उस वजह से काफ़ी मुश्किलें आती थी कारोबार में भी। आज की अगर बात की जाए, कितना बदलाव पिछले 10 सालों में हमें नज़र आता है? धन्यवाद मुकुल। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको सुन पा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि लॉजिस्टिक्स में जो बुनियादी है सवाल है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड डिजिटाइज के ऊपर लॉजिस्टिक्स पूरा टिका हुआ है। तो पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियां थी वो काफी उनका जो स्पीड था वो थोड़ा सा कम था। तो उसकी वजह से और देवर कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो उसके बाद पीएम गति शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम गति शक्ति का लॉन्च 13 अक्टूबर 2021 को किया गया। तो इससे क्या है कि the departments now are working together. So there is a whole of government approach and there is a integrated multimodal plan for connecting all the economic zones. और इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रिसेंटली 2023-24 में भी करीब 37% बजट की आउटले जो है वृद्धि हुई है, जिसमें करीब $121 बिलियन का बजट किया गया है। और अभी जैसे इंटरिम बजट में भी आपने देखा जो मेन फोकस था वो तीन इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर अंडर पीएम गति शक्ति फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के ऊपर था, जिसमें एनर्जी मिनरल कॉरिडोर, कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर के ऊपर पूरा इसके ऊपर बेस था। जी बिल्कुल। और खासतौर से देखा जाए, जैसा आपने जिक्र किया कि पीएम गति शक्ति योजना जो है उससे काफ़ी गति मिली है, और उसके बाद जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है उसको भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक कोशिश सरकार की रही कि कैसे जो अलग अलग कड़ी हैं इनको हम जोड़कर एक बेहतर समन्वय स्थापित कर सकते हैं। या अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके लिए एक्चुअली वर्ल्ड बैंक जो आपने शुरू में बताया था, वर्ल्ड बैंक एक बायएनियल एक्सरसाइज करता है जिसमें वो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग जारी करता है। तो उसमें जो पैरामीटर्स जो मेनली एवेलुएट करता है, एक तो दो बकेट में डिवाइड करता है।
एक तो कस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज, तो वो देखता है कि द एफिशिएंसी ऑफ कस्टम्स एंड बॉर्डर मैनेजमेंट क्लियरेंस कैसा है, द क्वालिटी ऑफ ट्रेड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, द कॉम्पिटेंस एंड क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज कैसा है जी। और दूसरा होता है सप्लाई चेन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक्स का। उसके ऊपर देखता है पैरामीटर्स, कितना ईज है अरेंजिंग कॉम्पिटिटिवली प्राइस इन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर शिपिंग के ऊपर, एंड हमारी क्या एबिलिटी है, जो भी कंसेंट जो भी हम लोग भेज रहे हैं दैट कैन बी ट्रैक्ड और उसके वो समय से पहुंच रहा है और वो दैट कैन बी ट्रैक्ड। और तीसरा है द फ्रीक्वेंसी विद विच शिपमेंट्स रीच कंसाइनी विद इन द शेड्यूल्ड और एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम। तो ये 6 पैरामीटर में जो वर्ल्ड बैंक पैरामीटर्स में एनालाइज करता है, और ये इंटरनेशनल प्रोफेशनल लॉजिस्टिक सर्विसेज दे गिव देयर द सर्वे इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सर्वे, इज नॉट एन डोमेस्टिक सर्वे। तो उसके हिसाब से देखा गया है, इंडिया ने उसके जो 6 पैरामीटर्स हैं, उसमें 4 पैरामीटर्स जो हैं दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस और टाइमलीनेस। इन 4 पैरामीटर्स में इंडिया ने अपनी रैंकिंग बहुत बेहतरीन की है, जबकि कस्टम्स और ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में थोड़ी सी हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमने 2014 के मुकाबले हमारा स्कोर ज्यादा रहा है उसमें, लेकिन उसमें फिर भी हमें सुधार की थोड़ी बहुत जरूरत है उसमें। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से अगर फ़िलहाल की हम बात करते हैं, 38वें रैंक पर हम हैं, 38वें स्थान पर हम हैं 139 देशों में, और कहीं ना कहीं सरकार जो है बड़े नीतिगत ढंग से आगे बढ़ी है। लगातार प्रधानमंत्री का फोकस रहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा, उसके विकास पर ध्यान देना होगा, उसके बाद कनेक्टिविटी पर उन्होंने जोर दिया, और उसी का परिणाम हम मान सकते हैं कि जो लॉजिस्टिक है वो आज एक अलग ही आकार में अब हमें नज़र आता है। हाँ मुकुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2014 में जो हमारा स्थान था 54 था जी, और वहां से हमने 16 पोजीशन आगे आकर आज 38 पोजीशन हासिल की है, और 2018 के मुकाबले 6 पोजीशन आगे हासिल की है। ये एकदम आसान काम नहीं है, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स, सारे इंटर मिनिस्ट्रीज जो है, रेलवेज हुआ, रोडवेज हुआ, टेलीकॉम हुआ, शिपिंग हुआ, इन सब ने मिलकर मतलब बेहतरीन काम किया है। और जो पॉलिसीज हैं सरकार की, एकदम डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। और उन्होंने जो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, उसके ऊपर भी बहुत जोर दिया है, ताकि पोर्ट तक तो सामान पहुंच जाता है, लेकिन वहां से नियरेस्ट जो अलग अलग माध्यम है उनको पहुंचना मुश्किल होती थी, तो उन सबको एड्रेस किया है। और सरकार ने डिजिटाइजेशन की तरफ भी यूलिप और एलडीबी ये लॉन्च किया है। यूलिप मतलब यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसके तहत आपको सारी गवर्नमेंट एजेंसीज इस प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड है, और सारा वाहन पोर्टल, फास्ट टैग, जीएसटी इंफॉर्मेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे इंडस्ट्रीज को अवेलेबल है। कल भी हमारे माननीय सेक्रेटरी सर के अंडर एक मीटिंग हुई थी, स्टेक होल्डर मीटिंग यूलिप की, सीईओ एनआईसी-डीसी ने किया था। तो उसमें हमने देखा था कि उस डाटा को यूज करते हुए कैसे जो डिफरेंट इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो अपने लॉजिस्टिक्स को और ईज कर रहे हैं, और उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आई है। जी बिल्कुल, और शायद एक यही उद्देश्य हम लेकर भी चल रहे थे ईशवासन जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी लॉजिस्टिक की हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ जो कॉस्ट का आपने जिक्र किया कि हमें लागत भी कम करनी होगी, और अब शायद उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग इस दिशा में, एक तो सरकार का ये हमेशा प्रयास है कि हम जो है इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट किए बिना आगे बढ़ना वो मुश्किल है।
तो इसलिए हमारे जो भी हमने एक सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप भी क्रिएट किया है, जिसमें सारे जो लॉजिस्टिक एसोसिएशन है वो मेंबर हैं, और सारे जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे पोर्ट्स है, टेलीकॉम है, रेलवे, कस्टम्स, जो कि एग्जिम ट्रेड से वगैरह डील करते हैं, तो ये सब इनके मेंबर हैं। तो इनकी जो मीटिंग है हर 15 दिन में एक बार होती है, जिसमें उनके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वेदर इट इज पॉलिसी रिलेटेड और वेदर इट इज सर्विसेज रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, वो हमें हाईलाइट करते हैं। और उस एक ही मीटिंग में, क्योंकि सब लोग, सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं, उन सबको अवगत किया जाता है, और there have been lot of positive synergy in this, and lot of positive steps have been taken place in this. जी बिल्कुल, यानी काफ़ी सकारात्मक परिणाम जो हैं वो अब हमारे सामने हैं। पीएम गति शक्ति योजना और जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति रही है, और किस तरीके से व्यापार को आसान बनाया जाए, इसके लिए जो राष्ट्रीय नीति है उसके तहत लगातार कोशिशें ही की जा रही हैं कि कैसे इसको और बेहतर हम बना सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने लॉजिस्टिक्स की अगर बात की जाए, वहाँ अगर परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस तरीके से हम लगातार सुधार की स्थिति उसमें नजर आ रही है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस के ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। देश की प्रमुख तेल उत्पादक कंपनी ओएनजीसी और सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी ने ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ज्वाइंट वेंचर बनाया है। इसके जरिए दोनों कंपनियों का इरादा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। इंडिया एनर्जी वीक के दौरान दोनों कंपनियों के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। एनएससी में सूचीबद्ध कंपनियों में घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही में 8.81% के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। प्राइस इन्फोबेस के डेटा के मुताबिक 30 सितंबर 2023 में इन कंपनियों में घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 8.73% थी। बीती तिमाही के दौरान म्यूचुअल फंड से एनएससी की कंपनियों में 58,198 करोड़ रुपए का मजबूत निवेश किया है। विभिन्न कारोबारों में सक्रिय एसआर समूह हरित हाइड्रोजन संयंत्र, दुनिया की पहली हरित रिफाइनरी और एलएनजी एवं इलेक्ट्रिक पारिस्थितिकी के निर्माण पर अरबों डॉलर का निवेश करेगी।
समूह के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी। पिछले 4 वर्षों में 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के बाद एसआर समूह अब अपने मौजूदा कारोबारों से करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मजबूत राजस्व अर्जित कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट भारत के 20 लाख से ज्यादा लोगों को एआई की ट्रेनिंग देगा। उनका कहना है कि यह कदम भारत में भविष्य के कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रतिबद्धता है। इससे देश में रोजगार बढ़ेगा। टाटा कम्युनिकेशन ने भारत में उद्यमियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर सहयोग और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। कंपनी का कहना है कि टाटा कम्युनिकेशन ग्लोबल रैपिड प्लेटफॉर्म भारतीय उद्यम यूजर्स के साथ साथ देश में मौजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ऑपरेट कनेक्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग कर दुनिया भर में कहीं भी किसी भी टीम डिवाइस पर करियर ग्रेड PSTN वॉइस कॉल करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। HDFC AMC और HDFC लाइफ के चेयरमैन दीपक पारेख ने बैंकों द्वारा जमीन खरीदने के लिए डेवलपर्स को लोन देने पर जोर दिया। उन्होंने इन किफायती आवास प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया। मुंबई में आयोजित तीसरे इंडिया मार्गेज लीडरशिप कॉन्क्लेव में एक दैनिक समाचार पत्र के साथ बातचीत के दौरान दीपक पारेख ने यह बात कही। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने प्रबंधन समिति में प्रमुख बदलावों और नियुक्तियों की घोषणा की है। कंपनी ने शिवकृष्ण मूर्ति को अपने फूड एवं रिफ्रेशमेंट डिवीजन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है और होम केयर के कार्यकारी निदेशक के तौर पर श्री नंदन सुंदरम को नियुक्त किया है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि दक्षिण कोरियाई वाहन दिग्गज Hyundai मोटर कंपनी अपनी भारतीय इकाई को सूचीबद्ध कराना चाहती है। हालांकि कर भुगतान संबंधित समस्याएं इसकी राह में आ सकती हैं। Hyundai मोटर करीब $3 अरब जुटाने के लिए अपनी भारतीय इकाई के IPO की संभावना तलाश रही है। स्टॉक ब्रोकरों के संगठन एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग का समय बढ़ाने के NSE के प्रस्ताव से सहमति जताई है। शाम 6 से 9 बजे के बीच अलग अलग सत्रों के लिए सहमति बनाए जाने के लिए ANMI से मंजूरी जरूरी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने हाल में कहा कि अब से पहले ब्रोकिंग समुदाय बाजार का समय बढ़ाने के मुद्दे पर एकमत नहीं था। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहा कारोबार जगत में। फिलहाल आज के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।